दिल्ली धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आईं। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बना रखी थी और उसे नाम दिया था टीम डी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की न सिर्फ टॉप कमांडर थी बल्कि भारत में आतंकियों की भर्ती के मिशन में जुटी थी। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन को जैश के अंदर मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता था। इसके अलावा आतंकियों की भर्ती के मिशन को ऑपरेशन हमदर्द नाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों कोड नेम जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने दिए थे। मतलब बेहद खुफिया तरीके से जैश ए मोहम्मद भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए काम में जुटा था। सूत्रों के मुताबिक जैश ने आतंकियों की भर्ती के मिशन को ऑपरेशन हमदर्द नाम एक खास मकसद से दिया था, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद की प्लानिंग बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आतंकी बनाने की थी। खासतौर से गरीब और पीड़ित महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर उन्हें दहशतगर्दी की तरफ मोड़ने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसकी टीम अलग अलग शहरों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से ऐसी महिलाओं और लड़कियों को चुनने के काम में जुटी थी ताकि उनसे हमदर्दी दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन हमदर्द को पूरा करने के लिए लड़कियों को अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट रखा था और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे तैयार किए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं थीं जिन्हें पैसों का लालच देकर जाल में फंसाया जाता था। दूसरी कैटेगरी में वो लड़कियां थीं जिनके सपने बहुत बड़े थे, उन्हें विदेश ले जाने और ऐशोआराम की जिंदगी के झूठे वादे दिखाकर जोड़ा जाता था। तीसरी कैटेगरी में वो लड़कियां थीं जो पहले से ही कट्टरपंथी विचारधारा की थीं, क्योंकि उन्हें जिहाद के नाम पर आसानी से तैयार किया जा सकता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस खतरनाक ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कई महीनों से जैश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन लगी हुई थी और सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन ने अपनी टीम डी में अलग अलग शहरों के कई दूसरे डॉक्टर साथियों को शामिल किया था जो लगातार उसके संपर्क में रहते थे। सूत्रों ने बताया कि जांच टीम को डॉक्टर शाहीन की टीम डी के कुछ चैट रिकॉर्ड मिले। उन रिकॉर्ड से पता चला कि पढ़े लिखे आतंकियों का पूरा नेटवर्क कोडवर्ड में बातचीत करता था और कोडवर्ड भी मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन की टीम डी इन कोड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करती थी ताकि खुफिया एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। हालांकि सूत्र बताते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की टीम डी के कोड वर्ड को डिकोड कर लिया और दिल्ली धमाके से जुड़ी परतें खोलने में जुट गईं। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के इशारे पर डॉक्टरों के आतंकी गैंग ने ऐसे ऐसे कोड वर्ड रखे थे जिन्हें पहली नजर में देखने पर किसी को कोई शक ही न हो। जैसे स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल आतंकी के लिए किया जाता था, पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द और छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक का इस्तेमाल होता था। जिस जगह का मुआयना करने जाना होता था उसके लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द बोला जाता था। इसके अलावा चैट रिकॉर्ड में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्द भी जांच टीम को मिले। मतलब डॉक्टरों की टीम ने कोड वर्ड में भी मेडिकल लाइन में बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इस सब के बीच सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर शाहीन श्रीलंका के विद्रोही संगठन एलटीटीई की तर्ज पर भारत में जैश के महिला विंग को बनाने की कोशिश में थी। मतलब डॉक्टर शाहीन की प्लानिंग बहुत बड़ी और बेहद खतरनाक थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों के विद्रोही संगठन एलटीटीई से बेहद प्रभावित थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन कुछ साल पहले तुर्की की यात्रा पर गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि उसी यात्रा के दौरान उसने एलटीटीई की महिला सुसाइड यूनिट ब्लैक टाइगर से जुड़े लिटरेचर और ऑनलाइन दस्तावेज की पढ़ाई की थी और सूत्र बताते हैं तभी से उस पर एलटीटीई की महिला सुसाइड यूनिट ब्लैक टाइगर्स का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भारत में भी उसी तरह की यूनिट बनाने में जुट गई। और सूत्रों के मुताबिक जब उसे भारत में जैश ए मोहम्मद के महिला विंग की जिम्मेदारी मिली तो उसने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया था और सबसे पहले उसने ऐसी लड़कियों को चुनना शुरू कर दिया था जो आसानी से दहशतगर्दी की राह पर चल पड़े। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि इस काम के लिए उसे दिशा निर्देश सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर की बहन से मिल रहे थे। मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर उर्फ सादिया अजहर के हाथों में जैश की महिला विंग जमाते मोमिनात की कमान है और उसी ने भारत में डॉक्टर शाहीन को अपने मिशन के लिए चुना था। लेकिन सूत्र बता दें कि भारत में जैश के महिला विंग की कमांडर बनाए जाने के बाद तो डॉक्टर शाहीन 2 कदम आगे निकल गई। उसने यहां खतरनाक विद्रोही संगठन एलटीटीई की तर्ज पर जैश की महिला ब्रिगेड बनाना शुरू कर दिया था।
हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद उसकी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया गया। 1970 के दशक में श्रीलंका में अलग तमिल देश बनाने की मांग को लेकर LTTE बना था। LTTE ने कई साल तक वहां खून खराबा किया था। खबरों के मुताबिक LTTE उस वक्त एकमात्र ऐसा विद्रोही संगठन था जिसके पास एरियल अटैक यानी हवाई हमला करने की क्षमता थी। मतलब LTTE किसी देश की सेना की तरह अपने दुश्मनों पर हवाई हमला करने की ताकत तक रखता था और उसकी इसी ताकत से उस वक्त श्रीलंका की सेना भी परेशान थी। लेकिन LTTE ने बर्ड्स ऑफ फ्रीडम नाम से जो महिला विंग बनाया था उससे तो बड़े बड़े खौफ खाते थे, क्योंकि LTTE के इस खूंखार विंग की महिला सदस्य हथियार चलाने के साथ ही सुसाइड अटैक करने में माहिर थीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को LTTE की इसी महिला विंग ने अंजाम दिया था और दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी। राजीव गांधी की हत्या से पहले भी LTTE की महिला उग्रवादियों ने कई बड़ी आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। LTTE के महिला विंग ने सैन्य हमलों के साथ एंटी टैंक वॉर और कई सुसाइड अटैक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। LTTE के इसी महिला विंग की तर्ज पर डॉक्टर शाहीन ने भी भारत में जैश ए मोहम्मद के महिला विंग का विस्तार करने का प्लान बनाया था। और इस सब के बीच सूत्रों ने दावा किया कि धमाका करने से पहले डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से हरियाणा के मेवात और फिरोजपुर झिरका होते हुए दिल्ली पहुंचा था। मतलब वो फरीदाबाद से सीधे दिल्ली नहीं बल्कि कई जगहों से होते हुए लाल किले के पास पहुंचा था। और फिर 10 नवंबर की शाम को उसने लाल किले के पास ऐसा धमाका किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर और उसके साथियों ने मिलकर देश के कई शहरों में एक साथ धमाके का प्लान बनाया था। लेकिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के गिरफ्तार होने के बाद आतंकियों का सारा खेल बिगड़ गया। और उसी दौरान 8 नवंबर को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास मौजूद डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद वो बुरी तरह घबरा गया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर फरीदाबाद के धौज गांव में छिप गया था। ये वही धौज गांव है जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक छिपाने के लिए किराए पर 2 कमरे लिए थे। सूत्रों ने दावा किया है कि आतंकी हमले के प्लान को फेल होता देख डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी I-20 कार को लेकर फरीदाबाद से भाग निकला था। और सूत्र बताते हैं कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो सीधा दिल्ली नहीं आया था, बल्कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कई जगहों से होते हुए दिल्ली में घुसा था, क्योंकि डॉक्टर उमर ये बात अच्छी तरह जानता था कि पुलिस उस तक किसी भी वक्त पहुंच सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से वो विस्फोटक से भरी I-20 कार लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से भाग निकला था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर सबसे पहले हरियाणा के मेवात पहुंचा था। दावा किया गया कि वहां से वो फिरोजपुर झिरका गया था। सूत्रों ने बताया कि फिरोजपुर झिरका से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इस बात का भी दावा किया गया कि डॉक्टर उमर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौजूद एक ढाबे पर रात गुजारी थी। सूत्रों के मुताबिक वो रात भर कार के अंदर ही सोया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि 10 नवंबर की सुबह वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वापस हरियाणा के फरीदाबाद की तरफ गया था। मतलब डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर हरियाणा के कई इलाकों में घूमता रहा था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। जांच एजेंसियों के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर उमर फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो दिल्ली के ओखला और कनॉट प्लेस से होते हुए पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था। दावा किया गया कि डॉक्टर उमर ने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहां पर उसने नमाज अदा करी और यहां से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद डॉक्टर उमर वहां से कार लेकर लाल किले के लिए रवाना हो गया था। और धमाके की जांच के दौरान पुलिस को डॉक्टर उमर के एक मस्जिद में जाने का सीसीटीवी वीडियो भी मिला। दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने भी पुष्टि की कि उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति डॉक्टर उमर ही है। और जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर 10 नवंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था। इस दौरान वो बिना मास्क के नजर आया था। इससे पुलिस को उसकी पहचान करने में मदद मिली। उमर ने काली पैंट और काला स्वेटर पहन रखा था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर उमर करीब 10 मिनट तक मस्जिद में रुका था और मस्जिद परिसर में नंगे पैर घूमता रहा था। डॉक्टर उमर के मस्जिद जाने का पता चलने के बाद जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि धमाके से पहले वो मस्जिद क्यों गया था
और इसके अलावा जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुट गई कि फैज इलाही मस्जिद में डॉक्टर उमर की किसी से मुलाकात हुई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक दोपहर करीब 2:45 बजे डॉक्टर उमर i20 कार लेकर लाल किले के लिए निकल गया था और फिर दरियागंज और चांदनी चौक होते हुए वो दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास पहुंचा था। उसने विस्फोटक से भरी उस i20 कार को सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा कर दिया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि वो पार्किंग में करीब 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा था और जांच में पता चला कि शाम करीब 6:22 पर डॉक्टर उमर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से कार लेकर बाहर आया था। इसके बाद वो धीरे धीरे कार चलाते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा था और शाम करीब 6:52 पर उसने कार में धमाका कर दिया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास आत्मघाती हमला किया। मतलब यह कि धमाका होने के दौरान वो कार में बैठा रहा था, उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और कार में हुए उस जबरदस्त विस्फोट से डॉक्टर उमर के चिथड़े उड़ गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि डॉक्टर उमर का एक हाथ उड़कर सड़क पर कई फीट दूर जा गिरा था। जांच एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान में i20 कार से डॉक्टर उमर के टूटे हुए दांत, हड्डियां, खून से सने हुए कपड़े और पैर का हिस्सा मिला था। और सूत्रों ने दावा किया कि ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर उमर के पैर का वो हिस्सा कार के आगे वाले हिस्से में फंसा रह गया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उमर की पहचान करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाया और इसके लिए जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रह रही डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया। जांच के दौरान i20 कार में मिले डीएनए के सैंपल उमर की मां के डीएनए सैंपल से मेल खा गए। मतलब यह कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उस कार को कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था। बाद में सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि इस लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी हमला था। जांच एजेंसियों को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर धमाके की पूरी साजिश रची थी। सूत्रों ने दावा किया कि उनका मकसद एक साथ हिंदुस्तान के कई शहरों में आतंकी हमले करने का था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के पास धमाका करने से पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी i20 कार के साथ कई बार देखा गया था। हालांकि उस वक्त तक कार किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ था और उसकी वजह से वो बेखौफ होकर हरियाणा और दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पहली बार i20 कार हरियाणा के फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को नजर आई थी। उस दिन शाम 4:20 पर धमाके वाली वो कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर दिखी थी। 3 लोग एक पेट्रोल पंप के पास उस कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक कार में लंबी दाढ़ी वाला तारिक भी मौजूद था, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने i20 कार खरीदी थी। और 29 अक्टूबर के बाद डॉक्टर उमर की वो i20 कार कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उसी दौरान कार के अंदर धमाके के लिए विस्फोटक रखा गया था। मतलब कार को आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। 29 अक्टूबर के बाद डॉक्टर उमर की वो i20 कार सीधे 10 नवंबर को ब्लास्ट वाले दिन नजर आई थी। उस दिन सुबह 8:03 पर वो कार बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा से दिल्ली की तरफ आती हुई दिखाई दी थी। दावा किया गया कि कार में डॉक्टर उमर सवार था और कार के अंदर कोई दूसरा आदमी बैठा नहीं था। बाकायदा डॉक्टर उमर ने टोल प्लाजा पर पैसे भी दिए थे। इस दौरान आतंकी उमर सीसीटीवी कैमरे की तरफ बार बार देखता भी रहा था, क्योंकि डॉक्टर उमर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसने के बाद डॉक्टर उमर ओखला से होते हुए कनॉट प्लेस पहुंच गया था और 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर उसकी i20 कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से गुजरती नजर आई थी। कनॉट प्लेस से संसद भवन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। मतलब यह कि धमाके से पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर संसद भवन के नजदीक से भी गुजरा था। उस वक्त तक सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस कार को लेकर डॉक्टर उमर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, उसमें विस्फोटक भरा है। और कनॉट प्लेस के बाद डॉक्टर उमर पुरानी दिल्ली पहुंच गया था। मतलब दिल्ली में दाखिल होने के बाद डॉक्टर उमर पहले ओखला गया, वहां से कनॉट प्लेस, फिर वो पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंच गया था और वहां उसने नमाज भी पढ़ी थी और कुछ देर के लिए मस्जिद के अंदर रुका भी था। जिस वक्त डॉक्टर उमर फैज इलाही मस्जिद गया था, उस वक्त दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। फैज इलाही मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के सामने मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियों को जो सीसीटीवी वीडियो मिला, उसमें वो अंदर जाता और बाहर आता नजर आया। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद डॉक्टर उमर सीधे लाल किले पहुंच गया था। धमाके से करीब आधे घंटे पहले डॉक्टर उमर की वो i20 कार एक बार फिर दिखाई दी थी और उस वक्त वो कार लाल किले के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलती नजर आई थी।
पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में सफेद रंग की वो कार पार्किंग टोल बूथ तक पहुंचने के लिए लाइन में खड़ी दिखाई दी थी। थोड़ी देर बाद कार टोल बूथ पर पहुंची और फिर डॉक्टर उमर ने हाथ बाहर निकालकर पार्किंग स्टाफ से टोल की पर्ची भी ली थी। उस वक्त शाम के 6:22 का वक्त हो रहा था। मतलब धमाके से ठीक आधे घंटे पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी उस कार के साथ पार्किंग से निकला था और फिर 6:52 पर उसमें धमाका हो गया।